बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हमारा असल डिस्कशन है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इसका मतलब सिंपल ये था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल इमेजेस हम लेते थे और उनके ज़रिए उनकी शक्ल, उनकी साइज़, उनके फंक्शन, उनका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन, ये सब अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते थे। तो इसी सिलसिले में आज हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। इस अमल के लिए सबसे मशहूर जो टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। पहले मैं आपको एक मिसाल बता दूं कि अगर हम चाय में चीनी हल करने से पहले देखते हैं तो चीनी हमें नजर आती है। हल करने के बाद जब तक हम टेस्ट नहीं करें वो चीनी नजर नहीं आती। इसका मतलब उसमें गुण मिल गई है। अगर आप पानी में हल करेंगे तो पानी तो नजर आएगा लेकिन हल शुदा चीज हमें नजर नहीं आएगी। इसी तरह इस अमल में भी क्या किया जाता है, कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मसलन डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, ये तीन ज्यादा डील किए जाते हैं। इनको एक खास सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। डिसॉल्व करने के बाद जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हमजिन्स हो जाए, बिल्कुल हूबहू एक जैसे हो जाए, इसके बाद इस सॉल्यूशन को स्लोली एवोपरेशन की तरफ लाया जाता है। इसमें से जो चीज हल हो गई है वो तो एवोपरेट नहीं हो रही है, जो सॉल्वेंट है वो एवोपरेट हो जाता है। जब ये आस्ता आस्ता एवोपरेट होकर खत्म हो जाएगा तो नीचे इस कंटेनर में सिर्फ जो चीज हल की गई थी वो बचेगी और इसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। यानी समझो एक तरह से क्रिस्टल जो सॉल्यूट था वो क्रिस्टल में तब्दील हो चुका है और क्रिस्टल्स अपनी एक मखसूस तरतीब से नीचे बैठ गए, सेटल। अब क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को उसी तरतीब में रखकर इसके ऊपर एक्सरेज गुजारते हैं। एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स पर। तो जाहिर है मॉलिक्यूल है तो एटमों से बने हैं। एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। जब एक्सरे इनके ऊपर अप्लाई होता है या एक्सरे रेडिएशन अप्लाई होती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो जाते हैं, या यूं समझो कि इलेक्ट्रॉन्स बिखर जाते हैं और बिखर के मुख्तलिफ पैटर्न्स में ये फैल जाते हैं। फैलने के बाद अब इन ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स के इमेजेस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमेजेस। और इमेजेस कहें या पैटर्न्स कहें, पैटर्न का मतलब ये है कि कौन सी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा हुए हैं, कौन सी जगह है कम हुए हैं। तो हमें यूं समझो एक अजीब व गरीब एक डायग्राम हमारे सामने नजर आती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन समझो बिखरे हुए नजर आते हैं। फिर इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के हवाले करते हैं तो ये इनको इमेज में तब्दील कर लेता है और ये जो इमेज बनता है ये 3D इमेज है, यानी इस मॉलिक्यूल की पूरी तरतीब बताता है। मॉलिक्यूल तो जाहिर है मुख्तलिफ एटमों से बने होंगे। मसलन पानी एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऑक्सीजन किधर है, हाइड्रोजन किधर है, यानी पानी के मॉलिक्यूल को हम देखते हैं इस तरह से, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये शक्ल बना देता है इन इलेक्ट्रॉन की वजह पर। इसी तरह अगर कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सब है। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, ये सारी शेप बना के हमारे सामने पेश करता है तो एक हमारे पास 3D इमेज आ जाता है। इससे हमें इस सॉल्यूट की, जिसको हमने हल किया था, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है, उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर 3D। तो और उससे फिर हम समझ लेते हैं कि इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, ये शक्ल कौन से काम के लिए फिट है और ये काम कैसे करता है, सारी डिटेल हमारे सामने। ये था जी एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी का, और जो आखिरी जो ये है मॉडल बिल्डिंग कहलाता है। ये मॉडल बिल्डिंग कंप्यूटर करता है या सॉफ्टवेयर्स करते हैं, हम नहीं कर सकते। अब इसी से रिलेटेड दूसरी एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन डेटाबेस फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसकी एक एग्जांपल है प्रोटीन डेटा बैंक। ये कहने की हद तक तो एक फ्रेज है, लेकिन दरअसल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया गया है, और मुझे हैरत हुई जब मैंने ये पढ़ा। 1971 में ये प्रोटीन डेटा बैंक बनाया गया है और हमारे कोर्स में शामिल हुआ है 2025 में। इतनी अहम इंफॉर्मेशन 1971 में जब ये कायम हुआ था, तब से लेकर अभी तक 1,80,000 प्रोटीन्स की 3D शेप्स रिकॉर्ड की गई है और ऑनलाइन इसको रख दिया गया है। और ये एड्रेस मैंने खुद भी अभी तक चेक नहीं किया। हमारी सुस्ती में, इज्तिमाई सुस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं भी सुस्त हूँ, हमारा पूरा मुआशरा है। www.proteindatabank.org ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जाएंगे तो किसी को भी हर प्रोटीन की तफसीली शक्ल मिल जाएगी। आप जो प्रोटीन चाहते हैं उसकी 3D शेप देखना चाहते हैं, उसका फंक्शन देखना चाहते हैं, मिल जाएगा उससे। तो कितना बड़ा काम हुआ है। और प्रोटीन ही क्यों? देखें बेटा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, एक सेल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, लेकिन सबके कामों का दार मदार सबसे पहले डीएनए पर है। डीएनए से ये मुंतकिल होता है आरएनए पर, आरएनए से ये मुंतकिल होता है प्रोटीन की बनावट पर। और जितने भी काम यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होते हैं वो सारे प्रोटीन ही करते हैं। और अगर प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब समझ में आ गई तो हम इस तरतीब की मदद से आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का अंदाजा लगा सकते हैं, और वहां वो समझ में आ गया तो डीएनए में तरतीब का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये तीनों इंटरकनेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके जरिए हम किसी भी प्रोटीन की 3D शेप मालूम कर सकते हैं, उसका साइज, उसका फंक्शन और फंक्शन का मैकेनिज्म सारा समझ सकते हैं। ये है प्रोटीन डेटा बैंक। और आज आप वादा करें कि आप भी घर जाके इसको देखेंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि देखूं। ठीक हो गया? तो ये फिगर भी मुझे अब छोटी लगती है, क्योंकि 1971 में ये कायम हुआ है। अब तक कितने प्रोटीन को इस तरह से इन्होंने ये महफूज किया होगा, तो इससे कहीं ज़्यादा तादाद हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का मतलब सिंपल है, क्या कहेंगे, मैं पहले एक और एंगल से बताता हूँ, फिर यहाँ क्या मैं भूल गया वो भी आपको। बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मैथमेटिक्स एक और साइंस है, और आज की जो पॉपुलर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस। ये तीन अलग अलग ब्रांचेस हैं। और बदबख्ती हमारी ये है पाकिस्तान में, अब थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इसी साल हमने बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, थोड़ा मैथमेटिकल टच
वरना इससे पहले क्या, जिसको मैथ आती है उसको बायो बिल्कुल भी नहीं आती, जिसको बायो आती है उसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। यानी इन दोनों को उल्टी डायरेक्शन वाले दो सब्जेक्ट बताया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी कैटेगरी कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ये एक डिसिप्लिन है, ये दूसरी डिसिप्लिन है, ये तीसरी डिसिप्लिन। तीनों को मिक्स करने से जो नई ब्रांच बनती है उसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फार्मूले और कंप्यूटर की डेटाबेस या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से समझने की कोशिश, उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं आया है कि आज हम ये कर रहे हैं, बहुत पहले से चल रहा है, हमें नहीं पता है क्या या हमने ऐसा नहीं किया। मसलन जेनेटिक्स का सारा दारोमदार मैथ पर है, क्योंकि मेंडल जिसने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी है वो खुद मैथमेटिशियन था, वो बायोलॉजिस्ट नहीं था। उसने मैथ के एक फार्मूले के अंदर वो इनहेरिटेंस का पैटर्न देख लिया था। हालांकि उसने न जीन देखा है न जीन को ट्रांसफर होते हुए देखा है, उसको जीन का बिहेवियर एक फार्मूले के अंदर नजर आया, उस फार्मूले को अप्लाई करके उसने प्रिडिक्ट किया। आज के जदीद दौर में इस जीन को देखा भी गया और उसको इनहेरिट होते हुए भी देखा। तो मेंडल ने जो पेशेंगोई की थी वो पूरी की पूरी सच साबित हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल स्टडीज में मैथमेटिक्स से भी मदद ली जा सकती है, कंप्यूटर से भी मदद ली जा सकती है, और हम जब बायोलॉजी की नॉलेज को फैलाने के लिए, समझने के लिए मैथ और कंप्यूटर से मदद लेंगे तो एक नई शक्ल की डिसिप्लिन हमारे सामने आएगी, जिसको हम कह सकते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के जरिए क्या हुआ है, सीक्वेंसिंग की गई है। सीक्वेंसिंग में मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, ये बुक वाली ही मिसाल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। मसलन हमने इंसुलिन का जिक्र किया है बहुत दफा, ये ह्यूमन के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन में हमें बताया जाता है कि इसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक प्रोटीन है और इसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं और ये 2 चेन्स में अरेंज है। ये अमाइनो एसिड्स 2 चेन्स में अरेंज है। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरी चेन में ये 30 अमाइनो एसिड्स हैं। तो हमें सिर्फ इतना बताया गया था, या ज्यादा ये बताया गया था कि ये छोटी चेन है, ये बड़ी चेन है, इसमें 21 अमाइनो एसिड है, इसमें 30, एक को अल्फा एक को बीटा कहते हैं। अब जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी थी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी, उसके जरिए पता चला कि कौन सा अमाइनो एसिड किस तरतीब में है। आज हम इस मरहले इनको अमाइनो एसिड समझें, और यहाँ आप देखें तो इधर लिखा होगा NH2 और इस तरफ लिखा होगा COOH। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब यह है, हर अमाइनो एसिड के 2 रिएक्टिव एंड्स होते हैं। एक COOH वाला एंड है, ये रिएक्टिव है, एक NH2 वाला एंड है, और R नॉन रिएक्टिव है, H भी नॉन रिएक्टिव है। तो COOH का मतलब क्या है? यहाँ जो अमाइनो एसिड है उसका ये एंड अभी दस्तयाब है, आगे चेन बना सकता है। इसी तरह इस तरफ NH2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका ये NH2 वाला रिएक्टिव एंड इधर दस्तयाब है। अच्छा, आप बुक में देखेंगे तो इसी तरतीब से इसको दिखाया गया है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ने, कि ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हैं कि दोनों के NH2 ग्रुप्स एंड्स एक तरफ है और COOH वाला एंड दूसरी तरफ है। दूसरा बताया गया है कि ये यहाँ पर आपको इस तरह की एक लाइन नजर आएगी, फिर इधर बीच में एक लाइन नजर आएगी, फिर एक लाइन आपको इस तरह से क्रॉस होती हुई नजर आएगी। इनका क्या मतलब है? इनका सिंपल मतलब ये है, मसलन यहाँ पोजीशन नंबर 3 पर जो अमाइनो एसिड है, पोजीशन नंबर 5 के साथ एक और बॉन्ड बनाना है। इसी तरह ये जो लास्ट अमाइनो एसिड है, ये इस दूसरी चेन के 20वें या 25वें के साथ एक सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है। इसका ये जो चौथा है, ये इसके
चौथे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है। तो इसके जरिए ये चेन्स आपस में जुड़ी हुई भी हैं और इस बॉन्ड की वजह से ये फोल्ड भी हो रही। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपको याद दिला दूं, जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो 4 मरहले बताते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमाइनो एसिड के इस तरह बॉन्ड बनाने को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि बॉन्ड बनने के बाद क्या ये सीधी चेन में था, इस तरह से था, या इस तरह से था, या फिर ये किस शेप में था। अगर इन शेप में हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस शेप में हो तो टर्शियरी, इस शेप की कई और शेप्स मिली हो तो क्वाटरनरी। अब इंसुलिन की 3 डायमेंशनल शेप दी गई है, डायग्राम में आप देखेंगे तो ये कमोबेश इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है और ये एक्यूरेट इसकी स्ट्रक्चर है। इस शेप की वजह से ये शुगर को कंट्रोल करने के काबिल होती है। तो हम कह सकते हैं इसके इस एंड के साथ शुगर अटैच हो सकता है, इधर शुगर अटैच हो सकता है, इधर भी अटैच हो सकता है, इधर भी, और ये शुगर को अपने साथ अटैच करके किसी जगह ठिकाने लगा रही होगी। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम्स हमें समझ में आ जाए किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसका फंक्शन भी हमें समझ में आएगा और उसके फंक्शन करने का तरीका भी समझ में आएगा। ये था जी कंप्यूटेशनल जो इवोल्यूशन है। इसके बाद इसी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से एक और चीज हमें समझ में आई, वो है सीक्वेंस होमोलॉजी। पहले ये जरा देख लें, होमोलॉजी को हम समझ लेते हैं। इवोल्यूशन को डिस्कस करते वक्त ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल होती है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? द स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम, द ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। मसलन इंसान का हाथ, बिल्ली की अगली टांग, परिंदे का पर, तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अंदर हड्डियों की तरतीब देखो तो तीनों की शक्ल एक जैसी है और तीनों की शक्ल स्ट्रक्चर सेम है। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों के अवावजात एक हैं, लेकिन मुख्तलिफ माहौल में रहने की वजह से एक ऑर्गन का इस्तेमाल डिफरेंट तरह से किया है। तो पहले हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी में होमोलॉजी देखते थे, आज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम सीक्वेंस बायोलॉजी को भी समझ सकते हैं, या सीक्वेंस होमोलॉजी को भी देख सकते हैं और स्ट्रक्चरल होमोलॉजी को भी देख सकते हैं। सीक्वेंस होमोलॉजी किसमें? 3 जगहों पर, डीएनए पर, आरएनए पर और प्रोटीन पर। डीएनए और आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि पहले मॉर्फोलॉजी से जब साइंसदान लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बिल्ली की अगली टांग, इंसान का हाथ और परिंदे के पर की हड्डियों में सिमिलरिटी है, ये इनके एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व होने की निशानी है, तो लोग आसानी नहीं मानते। लेकिन इसी को लेके हम जब इनमें प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो ये भी मिलते हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को बराबर करते हैं, मसल के प्रोटीन की, तो इनमें भी सिमिलरिटी है। इन मसल को बनाने वाले जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखते हैं तो वो भी सिमिलर है। तो ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बुनियाद कहां से शुरू हुई? डीएनए से। असल सीक्वेंस डीएनए में है, डीएनए से वो आरएनए में मुंतकिल होता है, वो आरएनए उसी सीक्वेंस के हिसाब से अमीनो एसिड को तरतीब देता है, तो प्रोटीन वजूद में आते हैं। यहाँ पर साइंसदानों ने डिटेल से देखा है। मसलन एक चूहे के सीक्वेंस का रेफरेंस दिया गया है, BAUA सीक्वेंस कहा जाता है इसको, बोआ सीक्वेंस। ये बी कैपिटल है, यू और ए छोटे हैं, फिर आगे ए कैपिटल है। ये असल में एक बैक्टीरिया का नाम है, बोआनी है।
बैक्टीरिया का उससे ये सीक्वेंस लिया गया है। चूहों के जीन के अंदर तवज्जो चाहूंगा मैं, चूहों के अंदर एक डिफेंस का जीन है। वो जो शुरू के बहुत पुराने फॉसिल्स जो मिले हैं चूहों के, उसमें जो सीक्वेंस था वो आज के चूहों में नहीं, यानी चूहों की पूरी एक नस्ल को सीरीज में रख के स्टडी किया गया है। जो माजी बईद में थे, आज उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, उन चूहों में भी ये सीक्वेंस था। उसके बाद जो चूहे आए उनमें भी है, आज के चूहे इनमें भी है। यानी बाकी चेंज हो गए, ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इसका ताल्लुक डिफेंस से था। डिफेंस की जरूरत हर जमाने में पड़ी है, इसलिए इसमें कोई चेंज कबूल नहीं हुआ। तो ये स्ट्रक्चरल क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स है। इसी तरह स्ट्रक्चर में क्या है, मैंने आपको मिसाल बताई अभी, मसलन चूहों का केट का 4 लेग, अगली टांग, ह्यूमन का आर्म और बर्ड का विंग। इन सब की हड्डियों में और उनकी तरतीब में सिमिलरिटी है, लेकिन फंक्शंस में फर्क है। तो इसका क्या मतलब लेंगे हम? बहुत दूर कहीं जाकर इन तीनों के अभाव अजदाद देखते हैं। एक ने लैंड पर ही रहना शुरू किया तो इस ऑर्गन का इस्तेमाल चलने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरे ने इसी ऑर्गन को चलने से मॉडिफाई करके फीडिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, हाथ। और तीसरे ने इसको विंग में मॉडिफाई करके उड़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये स्ट्रक्चरल होमोलॉजी है और ये सीक्वेंशियल होमोलॉजी है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि इवोल्यूशन को समझने में इस स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ने बहुत मदद की है, और फ्यूचर में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी हो गया।